अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉयज़ रिलेशंस मैनेजमेंट के सेकंड लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमने अपने फर्स्ट वीक में विद इन क्लासरूम इस सब्जेक्ट को जस्ट स्क्रैच द सरफेस, हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक फ़िलासफ़ी को स्टडी किया था। आज हम उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा फर्दर डिटेल से एलैबोरेट करेंगे। Basically, this is a type of subject which is up to an extent is totally theoretical. इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट किस्म के आइडियाज़ हैं, हमें उन थ्योरीज पे कुछ बात करनी होगी, तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस स्लाइटली कम हैं। तो इस वजह से मैं ये चाहूँगा कि आप इन आइडियाज़ को समझ लें, इसकी बैकग्राउंड, इसकी फ़िलासफ़ीज़ को समझ लें, एंड दैट विल बी फाइन। उसके साथ साथ हमारा जो रियल लाइफ बिजनेस वेंचर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट को ट्रिम करके या इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करके वहाँ से जो टाइम बचाएंगे वही टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे अपने एक्चुअल ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज और आपके आइडियाज़ हम उनको प्रैक्टिकली लॉन्च करेंगे और उनको एक एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। व्हाट आर एम्प्लॉयर रिलेशंस? बैकग्राउंड हमने स्टार्ट में स्टडी किया था, आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एम्प्लॉयर रिलेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेसिकली क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस ट्रेडिशनली कंसर्न विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स। अच्छा, जब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है ये स्लेवरी से ग्रेजुअली इवॉल्व हुई, तो लोगों ने अपने हकूक़ मांगना शुरू किए कि भाई मुझे बताया जाए कि कौन सा काम मुझसे लिया जाएगा और उसके मुझे क्या पे किया जाएगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, कुछ ख़तरनाक किस्म के काम है तो मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग द जॉब मेरे साथ कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी, कोई मेरी डेथ हो जाती है, तो आप किस तरह उसको कॉम्पेंसेट करेंगे? क्या मेरे पास राइट है कि मैं किसी वक्त काम को नो कह सकूं? तो ये सारे रेगुलेशंस और एम्प्लॉयमेंट के जो रूल्स थे, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंडर हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया, लोगों में अवेयरनेस आई और ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में तय होने लगी कि फ़लाँ जॉब की ये कंडीशंस होंगी, ये उसका बेसिक क्राइटेरिया होगा, एम्प्लॉय के ये राइट्स होंगे, एम्प्लॉयर के ये राइट्स होंगे और दोनों की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, इन कंडीशंस में इस जॉब को परफॉर्म किया जाएगा। And then gradually it led to a focus on trade unions and collective bargaining. Collective bargaining क्या है, अभी ज़रा हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। बेसिकली CB इज अ पाइवट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जब एम्प्लॉइज ने अपने राइट्स मांगना शुरू किए, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा बना ट्रेड यूनियंस का कि जनाब हमसे वादा कर लिया जाता है कि आपको ये राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बाद जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो हमें वो राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो हमारे पास कौन सा ऐसा फोरम होगा जहाँ पे जाके हम अपनी अपील को रजिस्टर कर सकेंगे? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम उसको फोर्सफुली कैसे बनवाएंगे? इन चीज़ों के लिए ट्रेड यूनियंस सामने आई, मज़दूरों की यूनियन, जिसमें वो सारे लोग रजिस्टर्ड होते थे, उनकी एक मैनेजमेंट, अलग से एक मैनेजमेंट हायरार्की बनती थी कि हम, हमारे ये राइट्स हैं और इन राइट्स को हासिल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और उसके लिए इसके साथ ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट सामने आया विच वॉज कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि भाई इंडिविजुअल बार्गेनिंग नहीं होगी, हम सारे लोग मिलके अपने राइट्स के लिए काम करेंगे। हाई पॉइंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन ब्रिटेन 1970s में बेसिकली ये सारी मूवमेंट अपनी बूम पे थी। बेसिकली उस वक्त दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशंस नहीं थी, कोल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमी डाउन की तरफ थी, तो इस वजह से लेबर्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स पाई जा रही थी, लोग अपने राइट्स मांग रहे थे, कम्युनिज्म अपने जोर पे थी। तो इट कंसर्न विद रिफॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक आम टर्म बनी। 55% ऑफ द वर्कफोर्स वर ट्रेड यूनियन मेंबर्स। तकरीबन 55% तक जो मजदूर थे वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स बन गए, और ये बहुत बड़ा नंबर है। नॉर्मली बहुत सारे लोग यूनियंस के मेंबर्स नहीं बनते, तो भाई इससे हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई खुदा ना खास्ता मैनेजमेंट हमारे खिलाफ एक्शन लेगी,
तो 55% तक जो लोग थे वो सारे ट्रेड यूनियन के मेंबर्स बन गए। तो ट्रेड यूनियंस में बहुत पावर आ गई और वो पावर उसके जरिए उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या? कलेक्टिव बार्गेनिंग को अगर हम इंटरनेट से सर्च करते हैं तो उसके बारे में हमें ये पता चलता है, द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। एक साइड पे किन के रिप्रेजेंटेटिव हैं? वर्कर्स के, मजदूरों के नुमाइंदे, और दूसरी साइड पे किन के नुमाइंदे हैं? एम्प्लॉयर्स के, जो जॉब देने वाले हैं। किस मकसद से? टू एस्टैब्लिश द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई आपको काम करवाने की ज़रूरत है, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस तय की जाएं, उसकी वर्किंग कंडीशंस, उसके बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको सेट किया जाए बैठ के। द कलेक्टिवली डिटर्मिन्ड एग्रीमेंट, और ये सब के लिए कलेक्टिव होगा, वन बाय वन आप एक पर्सन से नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वन बाय वन ट्रेडर्स एक पर्सन से नेगोशिएट करेंगे तो उसको तो वो डरा धमका के अपनी मर्जी से उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते थे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कि आप बार्गेन करें हमारे साथ, लेकिन हम पूरे के पूरे एज अ सेक्टर आपसे बार्गेन करेंगे। अगर ये हमारी नेगोशिएशन फेल हो जाती हैं तो हम पूरे का पूरा सेक्टर काम छोड़ देते हैं। तो उससे ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान था। तब वो उनको अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस देने पे तैयार होते थे जब वो कलेक्टिवली उनके साथ बार्गेन करते थे। द कलेक्टिवली डिटर्मिन्ड एग्रीमेंट मे कवर नॉट ओनली वेजेस बट हायरिंग प्रैक्टिसेस। सैलरी क्या होगी, वेज क्या होगी, और प्रैक्टिस हायरिंग प्रैक्टिसेस क्या हो, कैसे लोगों को हायर किया जाएगा। ले ऑफ, अगर उनको निकालना हुआ तो क्या तरीकाकार होगा। प्रमोशंस, जॉब फंक्शंस, वर्किंग कंडीशंस, आवर्स। ये वर्किंग आवर्स एक बहुत स्ट्रगल के नतीजे में 8 घंटे पे सेट हुआ है, अदरवाइज ये अनलिमिटेड होता था, दिन और रात 2-4 घंटे के लिए आराम का वक्त गुलामी के दौर में। तो ये वर्किंग आवर्स एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के नतीजे में ये 6 से 8 घंटों पे सेट हुआ है। वर्कर डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन, कि किस तरह आप एक बंदा काम नहीं कर रहा तो आप उसको डिसिप्लिनरी कमेटी के को रेफर करेंगे और किस तरह उसको टर्मिनेट करेंगे, या विदाउट खड़े खड़े कहेंगे चलें जी आजकल से आपकी छुट्टी है। ये सारा कुछ तय किया गया है। एंड बेनिफिट प्रोग्राम, ओवरऑल लोगों को क्या फायदे दिए जाएंगे सैलरी के अलावा। तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें टेबल की एक साइड पे मजदूरों के नुमाइंदे बैठे, टेबल की दूसरी साइड पे जो मालकान थे इंडस्ट्री के उनके नुमाइंदे बैठे, और फिर मुश्तरका तौर पे टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई जो सब लोगों के लिए एप्लीकेबल थी, वन बाय वन नहीं। अब हम इसका जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि दिस सब्जेक्ट इज मोर लाइक अ फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल। तो एक साइड पे तो ये इवेंट ड्रिवन है, मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं, उसने इस सब्जेक्ट को ग्रेजुअली हमारे सामने लेके आया। और दूसरा फिर स्ट्रक्चर ड्रिवन है कि एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली बिल्ड हुआ, उस स्ट्रक्चर ने हमें ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एम्प्लॉयर रिलेशंस के बारे में हमें सारी चीज़ें गाइड की। इवेंट ड्रिवन में क्या है? गवर्नमेंट चेंज। जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक अहम इवेंट हो रहा होता है, उस इवेंट के नतीजे में सोसाइटी में भी चेंज आती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी चेंज होती हैं, तो वो चेंज ओवरऑल एम्प्लॉयर रिलेशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी चेंज लेके आती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तब दोनों में से किसी एक पार्टनर को फायदा या नुकसान होता है। आप सिंपली देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से एम्प्लॉयर्स को फायदा हुआ या एम्प्लॉयज को फायदा हुआ। आप अक्सर जगहों पे देख रहे होंगे लोग मुजाहरे कर रहे होते हैं, जी हम ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है इसके खिलाफ हैं, हम इसको कबूल नहीं करते। एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसने बड़ी आसानी से एम्प्लॉयर्स को बताना शुरू कर दिया कि कौन शख्स किस वक्त आ रहा है, किस वक्त जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज से भी ये चीज़ें ग्रेजुअली चेंज हुई। फिर डेमोग्राफिक, हमारी सोसाइटी में जो ब्रॉडर चेंजेस है, जेंडर, एज, नेशनैलिटी, इनसे भी कुछ चेंजेस आ रही है। फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से भी ग्रेजुअली एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के रिलेशन चेंज हो रहे हैं। चेंजेस इन ऑनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पहले सिंगल पर्सन ओन्ड होती थी, एक शख्स ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है। ग्रेजुअली हमारे सामने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आई जिनमें हजारों के हिसाब से शेयर होल्डर्स होते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। तो उस हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है। यूनिक इवेंट्स एंड कंडीशंस, लीनियर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाउन द रोड वंस इन अ सेंचुरी होती हैं, वो यूनिक इवेंट्स होते हैं, लाइक ग्रेट वर्ल्ड वॉर्स है, कोल्ड वॉर है हमारी, या कुछ इस तरह की चीज़ें। 9/11 ने ओवरऑल दुनिया को चेंज किया। तो ये यूनिक इवेंट्स हैं, इनकी वजह से भी समटाइम्स ये बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं हमारी वर्क लाइफ में। स्ट्रक्चर ड्रिवन,
इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, इकोनॉमी किस तरह अप जा रही है, किस तरह डाउन जा रही है, ऑयल प्राइसेस के साथ कनेक्टेड है, डॉलर प्राइसेस के साथ कनेक्टेड है हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। तो ट्रेंड्स क्या हैं? पॉलिटिकल ट्रेंड्स, जी, हर 10 साल बाद मार्शल लॉ लग जाता है, तो क्या इससे इकोनॉमी में बेहतरी आती है या अबतरी आती है, ये हमें देखना होता है। तो पॉलिटिकल किसी भी मुल्क में ट्रेंड्स क्या होते हैं? चेंजेस टू सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सोशल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बाकी सोसाइटी को जो रन कर रहे हैं, उनमें जब चेंज आती है तब हमारे सोसाइटी कैसे चेंज होती है। रेगुलर पैटर्न रेपिटेटिव सर्कुलर। अब इसमें देखिए एक चीज़ तो यह है कि रेगुलर हमारे, लाइक आप ब्रिटेन की बात करते हैं, हर 5 साल बाद रेगुलर तरीके से इलेक्शंस होंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। अमेरिका की बात करते हैं, हर 4 साल बाद हमारे यहाँ उनके इलेक्शन होंगे, नया सदर आएगा। लेकिन पाकिस्तान में आपको इस चीज़ का नहीं पता होता कि कोई इसमें पैटर्न है, रिपीट होगा या नहीं होगा। नॉर्मली तो हमारे 5 साल बाद इलेक्शंस होने चाहिए, समटाइम्स नहीं होते, समटाइम्स मार्शल लॉ आ जाता है, समटाइम्स कोई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो इन प्रैक्टिस हिस्ट्री रिवील्स पैटर्न्स ऑफ बोथ चेंजेस एंड कंटिन्यूटी। नॉर्मली हिस्ट्री में ये रहा है कि समटाइम्स तो कुछ चीज़ें पैटर्न में रही हैं और कुछ चीज़ें कंटिन्यू रही हैं लंबे अरसे तक। चेंज में भी एब्रप्ट, ओवरनाइट, अचानक से। 4 और 5 जुलाई 1977, एक दिन पहले तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, दरमियानी रात में तख्ता उलटकर अगले दिन मार्शल लॉ लगा दिया गया और एब्रप्ट चेंज आ गई है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंज, कुछ चेंजेस तो होती हैं वो आपको शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करती हैं और कुछ बहुत लॉन्ग टर्म या लंबे अरसे के लिए कुछ पॉलिसीज होती हैं। सिग्निफिकेंस इन एम्प्लॉय रिलेशंस फॉर हाउ हिस्ट्री इज एक्सपीरियंस्ड, हाउ इट शेप्स द प्रेजेंट, ऑफन कास्ट अ लॉन्ग शैडो। अब देखिए हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ इवेंट्स छोटे से होते हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। तो इन दोनों को सामने रखना होता है। एम्प्लॉय रिलेशंस टुडे, द आउटकम ऑफ पास्ट स्ट्रगल्स, डिफीट्स एंड विक्ट्रीज। जब आप मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं या कम्युनिज्म को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि मजदूरों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आज एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो हमारे पास अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये बहुत सारे पुराने लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। क्योंकि जब तक हम कलेक्टिवली बार्गेनिंग नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन हमें अच्छे राइट्स देने पे आमादा नहीं होंगी। Theoretical origins of industrial relations or employer relations focused on order and stability within a developed system। तो ओवरऑल हमें क्या चाहिए था? हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी भाई, स्ट्राइक्स ना हो, इंडस्ट्रीज बंद ना हो किसी भी सूरत। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम तभी फुलफिल कर सकेंगे जब हमारे पास अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन लाइन होगी। और अगर हमारे लेबरर्स या हमारे मजदूर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस राइटर्स एंड लेबर लीडर्स। अब यहाँ पे देखें राइटर्स की बात आती है, जैसे अगर अमेरिका की हम बात करें वहाँ पे बहुत सारे राइटर्स ने मजदूरों के हक में लिखा। पाकिस्तान में हम बात करें, फैज़ अहमद फैज़ हैं, हबीब जालब हैं, तो ये मजदूरों के शायर के तौर पे जाने जाते थे। इन्होंने गरीब लोगों की आवाज़ उठाई तो उससे भी एक इनकलाब बर्पा हुआ, मजदूरों को उनके हकूक मिलना शुरू हुए। Such a system in Britain and other Western economies based on collective bargaining, seen as democratic and most effective form of regulation। तो जब एक मुल्क में लोगों ने कुर्बानियां दी, वहाँ पे हालात बेहतर हुए, तो ग्रेजुअली वो चीज़ें बाकी मुल्कों के मजदूरों को भी उन्होंने मोटिवेट किया कि जिन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये तो इसमें नहीं गुजारा हो सकता, हमें अपने हकूक के लिए लड़ना होगा, कोशिश करनी होगी और बेहतरी लानी होगी। एंड देन कॉपीड बाय मैनी अदर कंट्रीज। उनकी सक्सेस स्टोरीज बाकी दुनिया में गई, वहाँ पे मजदूरों ने इनकलाब बर्पा किए और अपने राइट्स मांगना शुरू किए और वहाँ से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक बेहतर रिलेशनशिप आने शुरू हुए। आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम, अर्निंग्स, प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन ने भी जब देखा कि अगर हम एक अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ जाते हैं तो उसका फायदा क्या है, हमारी अर्निंग बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी और कॉन्फ्लिक्ट जब कम से कम होगा तो ओवरऑल हमारे लिए ये हर सूरत में फायदेमंद होगा। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर रिलेशंस और उसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? इट्स कंसर्न्ड विद द सिस्टम्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स टू डिटरमिन द रिवॉर्ड फॉर एफर्ट एंड अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए वो सिस्टम या रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स
कि किस शख्स ने कितना काम किया है, उसको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसका सैलरी, बेनिफिट्स, बोनसेस, ये सारे कितने होने चाहिए, ये एक सिस्टम के तहत बनते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयड एंड देयर एम्प्लॉयर्स एंड टू रेगुलेट द वे इन विच एम्प्लॉयर्स ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। किस मकसद के लिए? कि दोनों पार्टीज का फायदा हो, एक साइड पे जॉब देने वाले हैं, एक साइड पे जॉब लेने वाले हैं, उन दोनों का फायदा हो। कवरेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन कौन सी चीज़ों को कवर देती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। सबसे पहली बात, कलेक्टिवली जब मजदूर अपने नुमाइंदों के थ्रू इंडस्ट्रीज के साथ बार्गेन करेंगे कि कौन से काम हम कर सकते हैं और किन रेट्स पे करेंगे, कौन से काम हम नहीं करेंगे, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल हैं, कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो पूरे मजदूरों की यूनियन के लिए, उनमें से कुछ लोग फिर काम पे नहीं जाएंगे, या सारे के सारे जाएंगे, या कोई भी नहीं जाएगा। रोल ऑफ मैनेजमेंट, यूनियन एंड गवर्नमेंट। ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल होता है, यूनियन और गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल होता है। इज द मशीनरी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स तो आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितने भी हम सेफ प्रैक्टिसेस पे आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स आते हैं। तो जब ये डिस्प्यूट्स आएंगे उनको रिजॉल्व कैसे करना है, ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हम टॉपिक में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस एंड डिसिप्लिनरी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। एक शख्स को अगर कोई प्रॉब्लम है, एक शख्स के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए हम कोई कमेटी बनाएंगे, उसकी बात सुनी जाएगी और उसकी ग्रीवेंस को, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। लेबर लेजिस्लेशन। जुबानी तो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बनवा लें, लेकिन अगर कोई इन टर्म्स एंड कंडीशंस को बाद में नहीं मानता तो कौन सी कानून साजी होगी जिसके जरिए हम उनको प्रोटेक्शन दे सकेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस ट्रेनिंग। ओवरऑल लोगों को सेफ प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग देनी, इंडस्ट्री में बेहतर तौर पे काम करने की ट्रेनिंग देनी, ये भी एक अहम चीज़ है जिसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस टू एम्प्लॉयर रिलेशंस। ग्रेजुअली ये चीज़ें इवॉल्व हुई। एम्प्लॉय रिलेशंस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम। बेसिकली तो हम एचआरएम पढ़ रहे हैं, तो एचआरएम के अंदर जो एम्प्लॉय रिलेशंस या ईआर है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, वेयर एम्प्लॉयज आर डील्ड विद कलेक्टिवली, जहाँ पे हम कलेक्टिवली एम्प्लॉयज को स्टडी करते हैं, उनकी नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को स्टडी करते हैं और उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। व्हाट डज इट कवर्स? इट कवर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन क्या? जब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही होगी तो उस वक्त लेबर यूनियन के मेंबर्स भी उस मीटिंग्स में बैठेंगे। जब अगले साल की पॉलिसी बन रही होगी, प्लानिंग्स हो रही होंगी, तो उस वक्त मजदूरों के नुमाइंदे भी मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे ताकि ओवरऑल कलेक्टिवली या पार्टिसिपेटिव तरीके से चीज़ों को डिसाइड किया जाए। एम्प्लॉय वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर पे बात करना। एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है कि आज आप मजदूर हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, या आज आप एक क्लर्क हैं, इसके साथ हम आपको एजुकेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जॉब करें, उसके साथ अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें और 5 साल बाद आप मैनेजरियल पोजीशन पे आ जाएं, तो ये हम आपकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, सेफ्टी, वेलफेयर एंड अदर थिंग्स। तो इन चीज़ों पे भी इन एम्प्लॉय रिलेशंस के अंदर हम बात करते हैं और ये एम्प्लॉय रिलेशंस इनको कवर प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।